भर्जन। निस्तापन को अंग्रेजी में कहते हैं कैल्सिनेशन और भर्जन को कहते हैं रोस्टिंग। तो सबसे पहले निस्तापन और कैल्सिनेशन ये किस किस के साथ में होता है? सबसे पहले ये कार्बोनेट एसिड के लिए किया जाता है। ये किसके लिए क्या करते हैं निस्तापन? कार्बोनेट एसिड। ये है सल्फाइड एसिड के लिए। पहला अंदर क्या है? निस्तापन है वो कार्बोनेट एसिड में होता है और भर्जन है वो सल्फाइड के एसिड के लिए। कार्बोनेट एसिड में निस्तापन मतलब नहीं, इसमें वायु नहीं होती है। नी मतलब नहीं, तो वायु नहीं यानी वायु की अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ये है वायु की उपस्थिति में करते हैं, वायु की उपस्थिति में। पहली बात है कि कार्बोनेट एसिड, तो कार्बोनेट का अपन कहेंगे तो कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। तो इसमें ऑक्सीजन तो पहले ही है, तो अपन को बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में, अब्सेंट क्या है? ऑक्सीजन इसमें नहीं है। लेकिन ये वायु की उपस्थिति में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें सल्फाइड में क्या है? ऑक्सीजन होती नहीं है, तो बाहर से अपन ऑक्सीजन देंगे। कुछ किताबों में अनुपस्थिति की जगह ऐसा लिखेगा सीमित मात्रा में, तो आप अनुपस्थिति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये कार्बोनेट है, तो जैसे ही अपने CO3 को अपन गर्म करेंगे तो CO2 गैस आएगी बाहर। तो इसमें कौन सी गैस आएगी? CO2 गैस निष्कासित होती है। कौन सी गैस आएगी? CO2 गैस निष्कासित। इसके अंदर सल्फाइड है S-2 या S-1, जो भी H2S अपन कहते हैं। सल्फाइड और सल्फाइड दोनों होते हैं। तो इसमें सल्फर और ये ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, SO2 गैस निकलती है, SO2 गैस निष्कासित होती है। तो ये अंतर ध्यान रखना। फिर इसमें जो गैस निकलेगी, गैस निकलने के कारण क्या होगा? जो अपना आयस्क है उसके अंदर में छोटे छोटे रंध्र छिद्र बन जाते हैं, तो सरंध्र बन जाता है, सरंध्र। तो आयस्क के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, आयस्क सरंध्र हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आयस्क जैसे कोई भी धातु के गलनांक से कम, गलनांक से कम तापमान पर गर्म करते हैं, कम ताप पर गर्म करते हैं और इसके अंदर पूरा ही गला देते हैं। धातु को गला लिया जाता है, धातु को गलाया जाता है। ये एक अंतर है। अब गलाने से और गर्म करने से इसके अंदर जो भी और भी कोई अशुद्धियां होती है, आर्सेनिक वगैरह, वो सारी की अशुद्धियां वो निकल जाती है। अब इसकी छोटी सी अभिक्रिया होती है, जैसे अपन जिंक कार्बोनेट का अपन उदाहरण लें, ZnCO3, इसको हमने क्या किया? गर्म। तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस क्या आ गई? बाहर आ गई। ये इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल। इसका उदाहरण अपन कैसा है? ये सल्फाइड वाला। तो इसमें अपन
जिंक का ही ले लो, 2ZnS प्लस ऑक्सीजन 2ZnO प्लस सल्फर के दो है SO2 गैस। अब संतुलित करना, दो ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ पे भी दो दूनी 4, तो 3 O2 इसमें अभिक्रिया में भाग लेगा। तो ये अपने वायु की उपस्थिति में किया है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तब ये आई। और यहाँ पे अपन वायु की अनुपस्थिति में करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है किसमें से, CO3 में से, तो यहाँ CO3 में पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित है। अब ये तो थे अंतर, इन दोनों में समानता। प्रश्न पूछ लेते हैं वर्जन और इन दोनों में समानता क्या है, तो दो समानता है, समानता काफी है, दोनों में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं पहला, दोनों में ही ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तीसरा अंतर है, अंतर नहीं समानता है, सॉरी, गर्म करते हैं, गर्म करने से ऑक्सीकरण होता है और इन जो भट्टी के अंदर किया जाता है उसका नाम है परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी। तो ये भी परावर्तनी भट्टी में होता है और ये भी परावर्तनी भट्टी के अंदर होता है। चौथा इसी में समानता है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। अब प्रश्न आते हैं कि वाष्पशील जो अशुद्धियां है वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है AS आर्सेनिक और सल्फर की, ये अशुद्धियां वो दूर हो जाती है। डिफरेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंतर है और 4 समानता है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना इसको, ये आ सकता है। ओके, इसको मिटाता हूं। तो अगली बार मैं अभिक्रिया करूंगा, मैंने कहा वर्जन किया तो आप समझ लेना कि ये प्रोसेस किया, निस्तापन किया है तो ये प्रक्रिया कीजिए। ओके, अगला एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि वैसे समझाने को तो मैं सारा समझा ही रहा हूं, एग्जाम में क्या पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में दूसरा प्रश्न एग्जाम में आता है थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, प्रश्न है ये, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। इसका उपयोग, इसका कोई दो उपयोग बताओ, दो उपयोग बताओ। एवं होने वाली रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसमें दो समीकरण आती है तो इसके दो नंबर है, एक अभिक्रिया का नंबर है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन इसको 5 नंबर में बांट सकते हैं। 1 + 2 + 2 बराबर
5 अंक। बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है तो कैसे करेंगे। हो सकता है आगे इसके आगे धातु का कुछ पूछ ले, ऐसे किसे कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ये बड़ा क्वेश्चन 5 नहीं तो 3-4 नंबर का आ जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं थर्मिट अभिक्रिया। थर्म इस शब्द को अपन पढ़ते हैं थर्मिट। तो थर्म का मतलब होता है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट का मतलब होता है उष्मा। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा निकलती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया यानी इट इज ए एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी अभिक्रिया है ये, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। प्रश्न ये भी आ सकता है थर्मिट अभिक्रिया कैसी होती है, एक्सोथर्मिक यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें बहुत सारी उष्मा निकलती है, इस उष्मा के कारण धातु है वो गल जाती है। धातु क्या होता है, गल जाती है, बिल्कुल पिघल जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है, अपन इसको पढ़ेंगे। बेसिक समझ में आ गया थर्मिट का मतलब क्या है, याद रखने का लिए मैंने बताया। थर्मिट मतलब थर्मल, थर्मल मतलब उष्मा, उष्मा सेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, उसमें धातु है वो गल जाती है। आगे इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन से पहले मैं इसका थोड़ा उपयोग बता देता हूं। इसका उपयोग तो आपको याद रहेगा। पहला उपयोग है लोहे की रेल की पटरियों, लोहे की रेल की पटरियों, लोहे की रेल की पटरियों को वेल्डिंग करने में। ओके। दूसरा उपयोग है, ये तो सामान्य जीवन में आने वाला है। दूसरा है वो हम पढ़ेंगे इस धातु क्रम से संबंधित, यानी किस धातु का, Mn मैग्नीज, मैग्नीज धातु के धातु क्रम में या निष्कर्षण में। दो नंबर पक्के हो गए उपयोग का, एक ये उपयोग है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन उपयोग के आधार पर अपन इनको डिटेल में समझते हैं। अब होता क्या है, लोग भूल जाते हैं, अभिक्रिया भूल जाते हैं। रेल की पटरियों में काम आती है, तो इसमें क्या है, पटरियां किसकी बनी होती है, एफी की। रेल से मिलता जुलता तत्व कौन से, एल्यूमिनियम, Al। रेल से मिला जुला शब्द है Al। तो इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की अभिक्रिया होती है, एल्यूमिनियम और आयरन की अभिक्रिया होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसकी होती है एल्यूमिनियम और आयरन की। और इसमें जो मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड मान लो, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होती है, अपन इसको मैं लिख के बता देता हूं। जब Fe2O3, इसका नाम क्या है, Fe2O3 की फेरिक ऑक्साइड,
जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा है कि एल्यूमिनियम में आयरन से ऊपर ज्यादा सक्रिय होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया से Al2O3 का निर्माण होता है और आयरन Fe गलित अवस्था में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया होती है। निकलने वाली उष्मा से लोहा पिघल जाता है। जिसका उपयोग पटरियों की वेल्डिंग में किया जाता है। रेल की पटरियों की वेल्डिंग में करते हैं। चलिए आगे बात। तो Fe2O3 होता है, इसको एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में जब गर्म करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो विस्थापन अभिक्रिया है। एक प्रकार की क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। और कैसी है ये? ऊष्माक्षेपी है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी होने के कारण बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो यहां से जो एल्यूमिनियम ने क्या किया, जो Fe2O3 था, ये एल्यूमिनियम का चूर्ण इस आयरन को यहां से विस्थापित कर लेता है और Al2O3 का निर्माण कर लाता है एल्यूमिना का, और आयरन को बाहर निकाल देता है, जो गलित अवस्था में पिघल जाता है। आयरन का अधिक उष्मा के कारण पिघल जाता है। तो जैसे ये दो रेल की पटरियां हैं, इसके ऊपर अभिक्रिया करवाई, तो जैसे ही ये Fe आया तो वो यहाँ पे पिघल कर इनको ज्वाइंट कर लेता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो मैं दिखा देता हूँ। सीधी बात है, क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसका सूत्र है, प्लस एल्यूमिनियम का चूर्ण डाला, थोड़ा गर्म किया, तो एल्यूमिनियम ने इसको क्या कर दिया? यहाँ से विस्थापित कर दिया और Al2O3 का निर्माण किया। और 2Fe ये किस अवस्था में मिलता है? गलित अवस्था में। और ये प्लस बहुत सारी उष्मा की प्राप्ति होती है। ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये होती है। अब इसकी भी क्या होती है वो भी अपन लिख लेता हूं साथ ही साथ। ये है इस 1 नंबर की अभिक्रिया। दूसरी मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूं, Mn यानी मैंगनीज। तो यहाँ पे अपन लेंगे MnO2, 3 MnO2 प्लस एल्यूमिनियम का चूरा लिया, यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम के, बनना तो वही है
Al2O3 प्लस मैंगनीज धातु अपन को प्राप्त 3 है तो ये 3Mn की प्राप्ति हो जाएगी 2Al2O3 प्लस उष्मा। ये भी क्या है, उष्मा से भी गया। यहाँ पे अपन को क्या हो जाता है, ये मैंगनीज धातु है वो प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, मैंगनीज धातु है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना। तो अभिक्रिया 1 आ गई, 2 आ गई, परिभाषा आ गई और 2 इसके एग्जाम्पल आ गए, इसके उपयोग आ गए। तो ये आप एक अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब मुख्य जो विद्या है वो अपन